हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो कंप्यूटर की सीरीज़ में हमारे चैनल पे प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7 देखा था लास्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम्स के पार्ट रह चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क पे 3-4 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैंने थ्योरी पोर्शन को बहुत अच्छे से समझाया है, इसके अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया, फिर इस पे साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट में क्या सिक्योरिटी होना चाहिए, इस पे मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। और कंप्यूटर नेटवर्क पे भी एक जिसमें डेटा कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आपस में जुड़े कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का संग्रह जो संसाधनों को संप्रेषित और साझा कर सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूटूथ का एक उदाहरण है। तो ब्लूटूथ आप लोग सभी कोई इससे भली भांति वाकिफ होंगे। ब्लूटूथ एक तरीके का उपकरण होता है जो जिसके जरिए हम लोग जो डिवाइसेस होते हैं उसे बोला जाता है ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो आज के ज़माने में ब्लूटूथ बहुत कुछ आ चुका है, जैसे ब्लूटूथ माउस, ब्लूटूथ कीबोर्ड, ब्लूटूथ हेडफोन, ये सब कुछ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूटूथ का एक उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी होता है, ब्लूटूथ के माध्यम से जो भी चीज़ हम लोग कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, इनकी दूरी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर दूर स्थित कोई चीज़ है या फिर 100 मीटर दूरी पे कोई चीज़ स्थित है तो उसे हम लोग ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग अपने घरों में देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हैं, चाहे वो ईयरफोन हो या फिर हेडफोन हो, तो बहुत ज़्यादा दोनों में डिस्टेंस नहीं रह सकता। अगर एक रूम से अगर आप दूसरे रूम में जाते हो तो फिर कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये जो कनेक्शन होता है इसे बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन मैं इमेज के जरिए समझाता हूँ। सपोज करिए यह एक नेटवर्क है, ठीक इसके ऊपर, इस नेटवर्क के ऊपर, ये दोनों अलग नहीं है, ये नेटवर्क के ऊपर ये नेटवर्क बनाया गया है। सपोज करिए नेटवर्क ए है तो बी इसके ऊपर बनाया गया है, या क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो वैसे नेटवर्क को क्या बोला जाता है, ये जो बी है इस टाइप के नेटवर्क को क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओवरले नेटवर्क। तो ओवरले नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी दूसरे नेटवर्क पे ऊपर बनाया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ओएसआई का पूर्ण रूप क्या है। तो ये शब्द हो सकता है आप लोग के लिए नया होगा, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओएसआई का पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो यह कंप्यूटर नेटवर्क का एक भाग है, जिसके ऊपर बहुत जल्दी मैं वीडियो ले आऊँगा। बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस नहीं बताऊँगा, बस थ्योरी पार्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो 1-2 दिन में मैं उसे भी अपलोड कर दूँगा, आप लोग जाके वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में इस ओएसआई से अगर कोई भी ओएसआई लेयर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जब विभिन्न कंप्यूटरों का संग्रह अपने ग्राहकों को एक कल सुसंगत प्रणाली के रूप में दिखाई देता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग समझते हैं। जब विभिन्न कंप्यूटरों का संग्रह मतलब बहुत सारे कंप्यूटर अगर अपने ग्राहकों को, जो भी उनके यूजर्स हैं, उनको एक सिस्टम दिखाई देता है। सपोज करिए कि कोई एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इसी तरीके से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, ये तो मैं बहुत छोटा बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे लाखों हज़ारों कंप्यूटर रहेंगे, लेकिन हमें क्या दिखता है वह कि एक ही सिस्टम है वो, ऐसा नहीं कि सब कुछ अलग है। ये कंप्यूटर भी वही काम कर रहा है जो ये कर रहा है। तो यहाँ सवाल वही पूछा जा रहा है, ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है। तो इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ। सपोज करिए फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, इसका जो सर्वर है वह तो यूएस में है, लेकिन हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, वो सारे फीचर्स यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ के सर्वर पे अवेलेबल है। तो हमें तो वह एक ही सिस्टम दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि अगर कोई दूसरा बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है और ये बंदा इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है कंप्यूटर पे, तो ये दोनों का सिस्टम एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग है। हाँ, उस पर आइडेंटिटी अलग होती है, सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, लेकिन सिस्टम जो दिखेगा वह एक ही दिखेगा। सबको लगेगा कि हम लोग एक ही इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। तो यही इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 6 है,
आईएसओ ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, इस पे ओएसआई लेयर पे जब मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके थ्योरी पार्ट, तो उसमें जितने भी कंसेप्ट होंगे कि इस पे कौन कितने लेयर्स होते हैं, हर लेयर का क्या क्या काम होता है और ये ओएसआई मॉडल क्यों बनाया गया है, तो ये सब कुछ मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आईएसओ ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 7। आईएसओ ओएसआई मॉडल में 7 परत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या हैं? तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर जो डेटा को रूट करता है, मतलब उसे रास्ता दिखाता है। कंप्यूटर जो डेटा को समाप्त करता है, जाहिर सा बात है अगर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में भेजा जा रहा है तो यहाँ से जब डेटा इस कंप्यूटर में चला गया तो यहाँ समाप्त हो गया। कंप्यूटर जो डेटा का उत्पादन करता है, यह कंप्यूटर अगर कोई डेटा भेजना है तो सबसे पहले यहाँ पे उसका उत्पादन होगा, तो यही पूछा जा रहा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पैकेट में शामिल रूटिंग जानकारी को संसाधित करके नेटवर्क के बीच पैकेट को अग्रेषित यानी कि फॉरवर्ड करता है? तो यहाँ पैकेट कहने का मतलब कि कोई भी डेटा जो होता है वो नेटवर्क पे, जैसे कि यह एक कंप्यूटर है और यह दूसरा कंप्यूटर है और यह नेटवर्क से कनेक्टेड है तार से या फिर वायरलेसली कनेक्टेड है, तो यह डेटा जाएगा पैकेट्स के रूप में। जैसा कि मैंने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ाया था कि जो डेटा होता है वो एक बार पूरा नहीं जाता, वो छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है। वो देखता है कि हाँ सामने वाले का कंप्यूटर है जिस पे भेजा जा रहा है उसकी क्या बैंडविड्थ है, मतलब कि क्या स्पीड है। सपोज करिए आप 5G यूज़ कर रहे हैं और वह अभी तक 2G पे ही है, तो यहाँ पे 1 GB का फाइल अगर एक बार में भेजिएगा तो यहाँ पे तो वो लॉस हो जाएगा, वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, वो खुलेगा ही नहीं। इसीलिए क्या किया जाता है, इस जो रिसीवर कंप्यूटर होता है उसके स्पीड के अकॉर्डिंग डेटा को जो है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क के ही सिस्टम जो रहते हैं वो करते, वही पूछा जा रहा है यह कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा राउटर। राउटर ही यह काम करता है जो डेटा को पैकेट्स के रूप में तोड़ता है और उसे फॉरवर्ड करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? तो टोपोलॉजी आप लोगों को पता होगा, इंटरनेट में किस तरीके से जो डिवाइसेज हैं, उपकरण हैं, एक नेटवर्क पे किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होगा। टोपोलॉजी का मतलब यही होता है एक तरीके की संरचना कंप्यूटर्स या फिर उपकरण की किसी नेटवर्क पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है उसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की किस टोपोलॉजी में ज़रूरत होती है, रिंग में, बस में, स्टार में या फिर मेश में? तो इसका राइट आंसर होगा बस टोपोलॉजी में। बस टोपोलॉजी हमने पढ़ा था, वह एक तार से जुड़ा हुआ होता है जिसमें कई सारे नोड्स होते हैं, वह कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे एक नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, तो इन सब पे मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। मल्टी पॉइंट मतलब कि सबका कनेक्शन अलग अलग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन डोमेन नेम प्रणाली को बनाए रखता है? तो यह हमने डोमेन नेम सिस्टम में पढ़ा था कि इनमें से कौन सा है जो डोमेन नेम सिस्टम को बनाए रखता है, तो इसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस हमने पढ़ा था क्या होता है, डेटाबेस कुछ डेटाओं का संग्रह होता है जो एक जैसे डेटा होते हैं। तो जैसे कि उसके मैंने एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई सपोज करिए XYZ स्कूल है, तो XYZ स्कूल अपने स्कूल का डेटा इस डेटाबेस में स्टोर करके रख रहा है और इसी डेटा को अगर बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तब वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक इमारत या परिसर के भीतर डेटा संचार प्रणाली के लिए क्या शब्द है? तो एक इमारत या फिर एक कैंपस में अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग सेट करते हैं या नेटवर्क सेट करते हैं तो यह क्वेश्चन यही पूछ रहा है उसे क्या बोला जाता है, मैन, लैन, पैन या फिर वैन? तो इसका राइट आंसर होगा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क मैंने बताया था कि यह जो नेटवर्क होता है इसकी जो रेंज होती है बहुत कम होती है। यह मतलब एक बिल्डिंग या फिर एक कैंपस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक ये सीमित रहती है। लेकिन मैन जो होता है यह उससे बड़ा होता है। एक शहर के भीतर अगर कोई नेटवर्क फैला हुआ है तो उसे मैन बोला जाता है। पैन मैंने अभी उसका ब्लूटूथ का उदाहरण दिया था, इसकी जो कनेक्शन होती है बहुत ही कम होती है, बहुत ही छोटा होता है, तो इसे कंप्यूटर नेटवर्क की श्रेणी में नहीं गिना जाता, लेकिन यह एक नेटवर्क की श्रेणी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है पहले नेटवर्क का नाम क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है इससे क्वेश्चन आए। तो इसका राइट आंसर होगा अर्पानेट। अब अर्पानेट के बारे में जानते हैं, यह बॉब टेलर के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1969 में और यह पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। और इसका अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिसर्च एजेंसी नेटवर्क। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि पहले कंप्यूटर नेटवर्क जो अर्पानेट था उसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? तो अभी हमने देखा था, इसका राइट आंसर होगा स्टार। स्टार में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है और इसी से सारे नोड्स जो कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में किस प्रकार का संचरण शामिल है? तो यह हमने डेटा कम्युनिकेशन लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में किस तरीके का कनेक्शन होता है। हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, फुल ड्यूप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स होता है या फिर ऑटोमेटिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो डेटा कम्युनिकेशन का तरीका होता है, उसमें क्या होता है कि जो डिवाइस है वह सिर्फ या तो डेटा भेज सकता है या फिर डेटा रिसीव कर सकता है। तो कंप्यूटर में अगर हम लोग कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं तो कीबोर्ड क्या है, सिर्फ डेटा भेज सकता है, वह रिसीव नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे बोला जाएगा सिंप्लेक्स टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स संचार प्रणाली। लेकिन हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स के बीच में क्या अंतर है? अगर यही डिवाइस जो है, यह उपकरण, अगर वह डेटा भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है लेकिन एक ही समय में नहीं, जैसे कि उसका सबसे बेस्ट उदाहरण था वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी क्या है, एक बार में आप उस पर सिर्फ बोल सकते हैं, बोल और सुन दोनों एक समय में नहीं सकते हैं। या तो कोई मैसेज देना है तो अब आप मैसेज सिर्फ दे सकते हैं बोल के, और जब आपको सुनना है तो सिर्फ आवाज़ सुनाई देगा, उस दौरान आप बोल नहीं सकते हैं। तो यह होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। और फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया मोबाइल फ़ोन, कि उसमें दोनों तरीके का आप डेटा भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, और दोनों एक ही समय में कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हुआ इसका, जिसमें हम लोग एक ही समय में सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन सा कनेक्शन आवश्यक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इसका देखा जाए तो राइट आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारे घर में जो इंटरनेट लगता है वो किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ही लगता है। जैसे कि आप लोगों के घरों में लगा हुआ होगा जियो का या फिर एयरटेल का, या फिर कोई भी लोकल कनेक्शन होगा, MTNL, BSNL, बहुत सारे ऐसे लोकल नेटवर्क हैं। तो ये क्या होता है, उन सर्विसेज को जो प्रोवाइड करता है उन्हें बोला जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन आपको दूर स्थित कंप्यूटर से कनेक्ट और लॉगिन करने की अनुमति देता है? तो चलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। SMTP हमने देखा था, यह कंप्यूटर में अगर हम लोग मेल कर रहे हैं, किसी को मेल कर रहे हैं, तब यह प्रोटोकॉल फॉलो होता है और इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP होता है जब हम लोग किसी कंप्यूटर ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो यह सबसे पहला प्रोटोकॉल है जो वह काम करता है, यानी कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब किसी डेटा को हमें शेयर करना है तब यह प्रोटोकॉल काम आता है। और सबसे लास्ट में है टेलनेट, तो इसका राइट आंसर होगा टेलनेट। तो टेलनेट एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो हमें अलाउ करता है कि किसी भी वर्चुअल कंप्यूटर को, मतलब कि वह कंप्यूटर नहीं है लेकिन हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखना है, एक ही नेटवर्क पे, सपोज करिए एक नेटवर्क पे, एक बिल्डिंग के अंदर, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, आप इस कंप्यूटर पे बैठे हो, आपको इस कंप्यूटर पे लॉगिन करना है, तो बिना उठ के जाए हुए, मतलब फिजिकली आपको बिना जाए हुए आप इस कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हो एक ही नेटवर्क पे। तो इसे ही बोला जाता है टेलनेट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का संचरण माध्यम सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पूछा जा रहा है संचरण माध्यम, यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम। तो विद्युत हस्तक्षेप, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज़्यादा है, उस एरिया में, उस जगह पे आप सबसे बेस्ट कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करिएगा? अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो यह हमने देखा था किस तरीके का केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल या फिर माइक्रोवेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हमने केबल देखा था, यह क्या होता है, इसके बीच में कुछ नहीं रहता, जो डेटा है वो फ्लो करता है आपका लाइट के माध्यम से। तो इसमें लाइट के माध्यम से डेटा फ्लो करता है। तो अगर विद्युत हस्तक्षेप वहाँ हो रहा है, आसपास में अगर इलेक्ट्रिक करंट है, तो हमारे डेटा पे कोई भी यह नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, यानी कि ट्विस्टेड पेयर जो केबल हमने दिखाया था वह अनशील्डेड, मतलब उसमें कोई कवर नहीं चढ़ाया हुआ, तब तो यह इलेक्ट्रिक करंट उसे डिस्टर्ब कर देगा। कोएक्सियल केबल, जो हमारे घर में केबल टीवी जो आता है मोटा वाला, वह भी है, उसे भी विद्युत हस्तक्षेप खराब कर देगा। माइक्रोवेव्स हुआ जो एयर के थ्रू डेटा ट्रैवल होता है, तो इसमें भी वायरलेसली जो डेटा ट्रैवल होता है बेसिकली माइक्रोवेव्स के थ्रू, तो ये भी आपका विद्युत हस्तक्षेप से खराब हो सकता है। इसीलिए सबसे बेस्ट जो संचार माध्यम होगा ऑप्टिकल फाइबर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंटरनेट पे अगर अगर हमें कोई भी वेबसाइट खोलना है ब्राउज़र पे, तो हम लोग कहाँ पे देते हैं उसका एड्रेस? तो इसका राइट आंसर होगा यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म हमने देखा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो वेबसाइट ब्राउज़र के ऊपर यहाँ रहता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं www.google.com, इसे ही बोला जाता है यूआरएल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम तक बाहरी पहुंच को रोकता है? तो यहाँ पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को बाहरी पहुंच से रोकता है? तो इसका राइट आंसर होगा फायरवॉल, यानी कि कंप्यूटर फायरवॉल। तो फायरवॉल हमने पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी में कि यह क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी। जनरली सॉफ्टवेयर के रूप में ही फायरवॉल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, जो इस प्रैक्टिस सेट 8 का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल पता है? तो ईमेल के बारे में मैंने बताया था वर्ड प्रोसेसिंग लेक्चर में, जो पटना हाई कोर्ट का हुआ था, उसमें मैंने बताया था ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, उसके क्या क्या नियम कानून होते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बताया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ईमेल का एक वैध पता, मतलब कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा java@point.com। तो इसमें क्या है, यह जो होता है, सबसे पहले जावा, यह एग्जाम्पल है, आपका अलग हो सकता है, सबका पर्सनल ईमेल जो होता है वह अलग होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपका नाम होगा जो कि यूनिक होना चाहिए, @ उसके बाद आपके किस अकाउंट पे है, जीमेल पे है, याहू पे है, आईक्लाउड पे है, बहुत सारे आपके पोर्टल्स होते हैं, उस पे आपका अकाउंट होता है, तो यही उसका सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। gmail.com यह कोई वैलिड नहीं हुआ, t.@.com यह भी इनवैलिड हुआ, java.@books अगर .com रहता तब ये सही हो जाता, ठीक इस तरीके से। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 8। बहुत जल्दी अब मैं प्रैक्टिस सेट 9 लाऊंगा, और मंडे से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके MCQ सीरीज़ में लाऊंगा डेली सुबह में, और इसके थ्योरी सेक्शन जो कि प्रैक्टिकल है वह हमारे चैनल पे अपलोडेड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग प्लेलिस्ट के नाम से, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।